प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान, और उसमें हम न्यायपालिका पर चर्चा कर रहे थे। न्यायिक संगठन की बात हम कर रहे थे। राज्य के एक अंग के रूप में न्यायपालिका क्या है और न्यायपालिका का अर्थ क्या है, महत्व क्या है, प्रकृति क्या है, कार्य क्या है, संगठन क्या है, इन सब मुद्दों पे हम यहाँ चर्चा करेंगे। और आज हमारा जो बिंदु है वो है न्यायपालिका का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, न्यायपालिका बनती कैसे है या किस किस फॉर्मेट में पाई जाती है। तो ये बात तो हमने पूर्व में भी चर्चा किया था कि न्यायपालिका जिस व्यवस्था में क्रियाशील होती है उस व्यवस्था के अनुरूप वह उसे बनाए रखने का प्रयास करती हैं। इस प्रकार दोहरी जो न्यायपालिकाएँ होती है या जो लोकतांत्रिक राज्यों की न्यायपालिका होती है या सर्वाधिकारवादी राज्यों की न्यायपालिका होती है, वह उसी व्यवस्था को बनाए रखने का प्रयास करती है। जैसे कि कल हम प्रकारों की बात कर रहे थे कि दो मुख्य प्रकार हैं, एक कमिटेड टाइप ऑफ जुडिशरी हैं और दूसरा स्वतंत्र प्रकार की या डेमोक्रेटिक फॉर्म की न्यायपालिका है। कमिटेड टाइप ऑफ जुडिशरी जो है वो कार्यपालिका के एक अंग के अनुवर्ती कार्य करती हैं, और स्वतंत्र राज्यों में या डेमोक्रेटिक जो स्टेट्स हैं उनमें जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र हैसियत में कार्य करती है, उसका फॉर्म डेमोक्रेटिक ही होता है। अब जहाँ तक इसके संगठन का मुद्दा है, मुख्य रूप से जो न्यायिक संगठन है वो अलग अलग राज्यों की व्यवस्था के अनुसार उसमें श्रेणीकरण अवश्य पाया जाता है। यद्यपि मौलिक रूप से न्याय कार्य करना ही न्यायपालिका का कार्य है, लेकिन देश काल परिस्थिति, संविधान, कानून और उसके विधिक इतिहास के अनुसार प्रत्येक राज्य की न्यायिक तंत्र में कुछ अपनी अलग विशेषताएं पाई जाती है। तो यहाँ हम जनरली जो न्यायपालिका का फॉर्मेट पाया जाता है, उसके संगठन पाया जाता है, उस पर चर्चा आज यहाँ करेंगे। तो सबसे पहले पिरामिड आकार का जो न्यायपालिका है वो श्रृंखलाबद्ध, पिरामिड के आकार का श्रृंखलाबद्ध संगठन पाया जाता है। श्रृंखलाबद्ध संगठन ये करीब करीब मिला जुला संगठन करीब करीब सभी देशों की न्यायपालिका में पाया जाता है। मूलतः न्यायिक प्रशासन का कार्य करती है और अन्य प्रशासनिक संस्थाओं की तरह इसके संगठन में भी पिरामिड आकार का अनुकरण किया जाता है। इसमें जनरली सामान्य समझ की बात है, पिरामिड शेप आधार जो है बहुत बड़ा होता है और इसका जो पीक होता है वो बहुत संकुचित होता है, अर्थात इसके निचले क्रम पर न्यायालयों की संख्या बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। जैसे जैसे संगठन ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है न्यायालयों की संख्या में कमी होती जाती है, और जैसे जैसे और आगे बढ़ता है न्यायिक संगठन में और कमी, और इसके शीर्ष पर एक ही न्यायालय पाया जाता है जिसका जो अधिकार क्षेत्र इस क्रम में पाया जाता है सभी न्यायालयों के ऊपर, और जो संगठन में अनुवर्ती जो स्तर होता है वो इस क्रम में होता है। तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे न्यायालयों का पदानुक्रम बढ़ता जाएगा और अधिकार क्षेत्र जो है ऊपर से लेकर नीचे तक जो है ऊपरी संगठन का रहेगा। अगर हम बात करें भारत की तो इसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट पाया जाता है, और फिर जो है आपके हाई कोर्ट्स पाए जाते हैं। उसके बाद में निचले स्तर पर जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, और उसके नीचे और भी लोअर कोर्ट्स पाई जाती है। तो इस प्रकार जो है पिरामिड आकार का न्यायिक संगठन है, जिसका सरल अर्थ यह है कि निम्न स्तर पर सीमित न्यायिक शक्ति वाले न्यायालय अनेक न्यायालय होते हैं और इनके ऊपर स्तर पर न्यायालयों की संख्या में क्रमशः कमी किंतु शक्तियों की दृष्टि से वृद्धि होती जाती है। इन विभिन्न स्तरों के ऊपर सर्वोच्च स्तर पर मात्र एक ही न्यायालय होता है जो न्यायिक शक्तियों की दृष्टि से पूर्ण शक्ति संपन्न होता है और उसे सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है। इस प्रकार संपूर्ण देश के न्यायालय एक श्रृंखला के रूप में परस्पर बंधे रहते हैं। ये दो मामले हैं, एक अधिकार क्षेत्र को या शक्ति को लेकर के और एक उसके ऊपर नियंत्रण को लेकर के, तो उसके ऊपर प्रबंधन को लेकर के, नियमन को लेकर के, या यूँ कहें कि आदेशों के अनुवर्ती स्तर को लेकर के। निम्न स्तर के न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध इससे ऊपर के स्तर में अपील की जा सकती है और इस प्रकार अंतिम अपील सर्वोच्च न्यायालय में संभव होती है। जैसा कि तीर के निशान के माध्यम से हमने समझाया कि अपीलों का जो स्तर है वो इस रूप में चलता जाएगा और आदेशों का जो क्रम है वो इस रूप में चलता जाएगा, अर्थात ये सब न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के अधीनस्थ होंगे और अपीलें इस क्रम में जाती जाएंगी।
ये करीब करीब मिला जुला संगठन करीब करीब सभी देशों के न्यायिक संगठन में पाया जाता है, जिसे पिरामिड शेप या श्रृंखलाबद्ध जो व्यवस्था कहते हैं। दूसरा जो इसमें मुख्य बात है वो पीठ व्यवस्था है, बेंच जो सिस्टम है, पीठ व्यवस्था एवं एकल पीठ व्यवस्था। बेंच सिस्टम के आधार पर न्यायालय कार्य करते हैं। सभी देशों के सर्वोच्च न्यायालयों में न्याय कार्य हेतु पीठ व्यवस्था को अपनाया जाता है और सर्वोच्च न्यायालय में प्रत्येक मुकदमे की सुनवाई एवं निर्णय के लिए विशेष न्यायिक बेंच की स्थापना की जाती है। अब पीठ का न्यायिक क्षेत्राधिकार जो है मामले की विषय वस्तु और न्यायालय की न्यायिक शक्तियों की हैसियत के अनुसार होता है कि वह किन किन मामलों को सुन सकता है, किन किन पर अपना आदेश पारित कर सकता है। और जहाँ तक न्यायिक बेंच में न्यायाधीशों की संख्या का प्रश्न है, वो उस मुकदमे में निहित संवैधानिक प्रश्न और सार्वजनिक महत्व को देखकर तय की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में व्यवस्था ये है कि सर्वोच्च न्यायालय जब भी संवैधानिक पीठ के रूप में कार्य करेगा या संविधान से संबंधित किसी प्रश्न को सुनेगा तो उस न्यायिक पीठ में कम से कम 5 न्यायाधीश अवश्य नियुक्त किए जाएंगे या कम से कम 5 न्यायाधीशों से मिलकर ऐसी संवैधानिक पीठ का गठन सर्वोच्च न्यायालय करता है। तो ये उस देश की विधि व्यवस्था, संविधान और मामले का महत्व या उसके सार्वजनिक जो उसका जो पब्लिक की जो यूटिलिटी है मामले की, उसको देख करके पीठ में न्यायाधीशों की संख्या, बेंच में जजेज की जो संख्या है वो तय की जाती है। इस प्रकार प्रत्येक न्यायिक बेंच का निर्णय उसके कुल सदस्यों के बहुमत से तय होता है और अनेक देशों में उच्च न्यायालय में भी न्यायिक पीठ की व्यवस्था स्वीकार की गई है। फ्रांस, जर्मनी और यूरोप के काफ़ी सारे देशों में न्यायालयों के संगठन के बारे में इसी सिद्धांत को स्वीकार किया गया है कि सभी स्तरों के न्यायालयों में न्यायिक कार्य अनेक न्यायाधीशों द्वारा किया जाना चाहिए। और फ्रांस में किसी मुकदमे में दिए गए निर्णय को तभी वैध माना जाता है जब ये कम से कम 3 न्यायाधीशों द्वारा दिया गया हो। ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका, भारत आदि देशों में निम्न स्तर के न्यायालयों में न्यायिक कार्य एक न्यायाधीश द्वारा ही किया जाता है, अर्थात एकल पीठ द्वारा। निम्न स्तर के न्यायालय एकल पीठ द्वारा न्यायिक आदेश पारित किए जाते हैं। भारत में प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट, सेशन जज और जिला न्यायाधीश तथा जो माल न्यायालय होते हैं उनमें एक ही न्यायाधीश होता है गुड्स कोर्ट में, किंतु अवैतनिक मजिस्ट्रेटों के बेंच में 1 से अधिक मजिस्ट्रेट रखे जा सकते हैं। तो ये कुल मिला के उस देश की विधि व्यवस्था, संविधान और मामले की मामलियत, उसके क्षेत्राधिकार और उसकी पब्लिक यूटिलिटी को देख करके बेंच व्यवस्था तय की जाती है। और कुछ मामलों में, कुछ न्यायालयों में हमेशा एकल पीठ ही न्यायालय जो है न्यायालय के रूप में सुनवाई करती हैं। जहाँ तक न्यायालयों के संगठन की व्यवस्था है उसको लेके भी कुछ अंतर पाए जाते हैं। विभिन्न न्यायालयों का संगठन, विभिन्न न्यायालयों का संगठन। अब यहाँ विभिन्न से अर्थ हमें यह समझना होगा कि मामले की जो मामलियत है या मामले की जो प्रकृति है उसके अनुसार भी विशेष प्रकार के न्यायालय गठित किए जाते हैं। तो उसे उस विशेष मामले से संबंधित क्षेत्राधिकार होता है और उस मामले की मलकियत से संबंधित क्षेत्राधिकार होता है और उससे दिगर न्यायालय उस वाद की सुनवाई नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ पर जो जाली नोट प्रकरण का जो न्यायालय है वो केवल ऐसा विवाद उसी न्यायालय में जाएगा, ऐसा नहीं है कि दूसरा न्यायालय उसको सुन लेगा। यद्यपि उसमें बैठा हुआ जो न्यायाधीश है, जो पीओ है, वो उसके समवर्ती ही होता है, उसके समान पदी होता है, उससे समान हैसियत प्राप्त होती है और समान पद पर ही वह कार्य करता है। लेकिन मामले की मलकियत और मामले की प्रकृति के अनुसार किसी विशेष वाद को सुनने की क्षमता विशेष न्यायालय में ही निर्धारित की जाती है। इसको लेकर न्यायालयों को विभिन्न माना गया है। अन्यथा न्यायाधीशों के समवर्ती स्तर पर विभिन्नता का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। लेकिन न्यायालय जो क्षेत्राधिकार है और मामले की जो मलकियत है उसको लेकर के, मामले की प्रकृति को लेकर के विशेष न्यायालय को विशेष अधिकार से संयुक्त किया जाना जो है न्यायालय को विभिन्नता प्रदान करता है। जैसे जाली नोट प्रकरण का मामला है, सेल ऑफ गुड्स का मामला है, WCC कोर्ट का मामला है या रेवेन्यू कोर्ट्स का मामला है, आपके फैमिली कोर्ट्स का मामला है। लोअर स्तर पर जब हम बात करते हैं तो ये अलग अलग प्रकार के मामले की प्रकृति के अनुसार विभिन्न
संगठन मान लिए जाते हैं। तो इसी प्रकार हम बड़े स्तर पे हम बात करें तो यहाँ संघीय स्तर पर जो है न्यायालयों का संगठन, संघीय स्तर पर न्यायालयों का संगठन, संघीय स्तर पर संगठन। संघात्मक संविधानों में दो प्रकार की व्यवस्थाएं पाई जाती है। न्यायपालिका का दोहरा संगठन पाया जाता है। संघ का अपना न्यायालयिक तंत्र होता है और राज्यों का अपना न्यायिक तंत्र होता है। दोहरा न्यायिक संगठन पाया जाता है संघीय स्तर पर, और दूसरा जो है राज्य स्तर पर या इकाई स्तर पर। संघ की इकाई के रूप में राज्यों को मानते हैं, इकाई स्तर पर जो न्यायिक संगठन पाए जाते हैं। दोनों न्यायिक संगठनों में विशेष रूप से अंतर पाया जाता है। दोनों प्रकार के न्यायालयों में संगठन श्रृंखला अलग अलग होती है और क्षेत्राधिकार में भी अंतर होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इसी प्रकार का न्यायिक संगठन मौजूद है। संघ के अपने न्यायालय हैं, राज्यों के अपने न्यायालय हैं, किंतु भारत जैसे संघ राज्य में एक ही प्रकार के न्यायिक श्रृंखला पाई जाती है। हमें ये ध्यान रखना होगा कि अमेरिका भी एक संघ राज्य है, भारत भी एक संघ राज्य है, किंतु न्यायिक तंत्र की दृष्टि से दोनों में विशेष अंतर पाया जाता है। अमेरिका में इस प्रकार का दोहरा न्यायिक तंत्र पाया जाता है, इसे हम कह सकते हैं दोहरा न्यायिक तंत्र, दोहरा न्यायिक तंत्र। इसके विपरीत भारत एक संघात्मक राज्य है, किंतु न्यायिक तंत्र की दृष्टि से ऐसा दोहरा विभाजन नहीं पाया जाता है। भारत में न्यायिक दृष्टिकोण से केवल एकीकृत तंत्र पाया जाता है, इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ जुडिशरी भारत में पाया जाता है, और उसमें सर्वोच्च न्यायालय के अधीनस्थ सभी न्यायालय होते हैं। संघ और राज्य का विभाजन न्यायिक स्तर पर नहीं किया गया है, ये भारत संघ की अपनी विशेषता है। जैसे कि इस पिरामिड आकार से हम उदाहरण लेके समझना चाहें तो ये सर्वोच्च पर हो गया सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद में आपके हाई कोर्ट्स हो गए जो राज्य स्तर पर पाए जाते हैं, उसके बाद में ये आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, जिला न्यायालय हो गए, उसके बाद में ये आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हो गए, जो अधीनस्थ जो न्यायालय जिसको आप कह रहे हैं वो हो गए। और इस प्रकार जो है न्यायिक तंत्र भारत में चलता रहता है। तो यहाँ पर राज्य का और संघ का कोई विभाजन दिखाई नहीं देता है, ये भारत का उदाहरण हम ले सकते हैं। इसके विपरीत जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की हम बात करें तो वहाँ पर ये न्यायिक तंत्र राज्यों के लिए, संघ के लिए अलग और राज्यों के लिए अलग होगा। तो ये तंत्र जो है दोहरा कहलाता है और हमारा तंत्र एकीकृत कहलाता है, इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ जुडिशरी कहलाता है। तो जो अगले स्तर पर जो न्यायिक संगठन है वो सामान्य प्रशासनिक न्यायालय, सामान्य प्रशासनिक न्यायालय सामान्य व प्रशासनिक न्यायालय, ये संगठन कुछ यूरोपीय देशों में पाया जाता है। सामान्य और प्रशासनिक न्यायालय, कुछ देशों के न्यायिक संगठन में दो प्रकार के न्यायालय होते हैं, सामान्य और प्रशासकीय न्यायालय। सामान्य न्यायालय जैसे कि उदाहरण हम ले फ्रांस का, यूरोपीय देश है फ्रांस, और उसमें सार्वजनिक जीवन में एक व्यक्ति की दो भूमिकाएं स्वीकार की गई हैं। एक भूमिका के रूप में वह देश का नागरिक है, दूसरी भूमिका के रूप में वह राज्य का प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी है। तो राज्य के प्रशासनिक कर्मचारी अधिकारी की हैसियत में उसने जो कार्य किया, अगर वह अपराध बनता है तो उसकी सुनवाई प्रशासनिक न्यायालय प्रशासनिक विधि द्वारा करेंगे, और सामान्य नागरिक द्वारा अगर कोई अपराध बनता है तो उसकी सुनवाई सामान्य न्यायालय सामान्य विधि द्वारा करेंगे। कॉमन लॉ एंड कॉमन कोर्ट्स, जो लॉ कोर्ट्स हैं वो प्रशासन सामान्य हो गए, और एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो प्रशासनिक अधिकारियों के लिए हो गया। तो दोहरी व्यवस्था, दोहरा संगठन, सामान्य न्यायालय और प्रशासनिक न्यायालय रूस फ्रांस में पाए जाते हैं। सामान्य नागरिकों से संबंधित मुकदमों की सुनवाई के लिए सामान्य न्यायालय स्थापित किए गए और प्रशासनिक अधिकारियों से संबंधित मुकदमों की सुनवाई के लिए प्रशासनिक न्यायालय। इसके अलावा विशिष्ट विषयों से संबंधित विशिष्ट न्यायालय, जैसा कि हम कह रहे थे कि न्यायालय की प्रकृति, या यूँ कहें कि विषय के अनुसार न्यायालय, विषय के अनुसार न्यायालय। विभिन्न देशों में मुकदमों के विषय वस्तु के आधार पर न्यायालयों की स्थापना की गई है। जैसे भारत में फौजदारी न्यायालय, क्रिमिनल कोर्ट्स अलग होती हैं, सिविल कोर्ट्स यानी दीवानी न्यायालय अलग होती हैं, या रेवेन्यू या जो माल संबंधित न्यायालय हैं वो अलग होती हैं।
जर्मनी में फौजदारी, दीवानी, प्रशासनिक और संवैधानिक विषयों से संबंधित मुकदमों के लिए अलग अलग न्यायालयों की व्यवस्था की गई है। कुछ देशों में धार्मिक न्यायालयों की परंपरा भी है, फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन में पाए जाते हैं। आधुनिक युग में सभी देशों में औद्योगिक न्यायालय, श्रमिक न्यायालय, बाल न्यायालय, उपभोक्ता न्यायालय आदि की स्थापना का प्रावधान भी किया जाने लगा है। इसके अलावा जो एक विशेष और प्रकार है और वो है दोहरा न्यायालय या सर्किट कोर्ट्स। दोहरा न्यायालय या सर्किट कोर्ट कुछ देशों के न्यायिक संगठन में दोहरा न्यायालयों की व्यवस्था अपनाई गई है। न्यायाधीश विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करके न्यायिक प्रशासन विभिन्न क्षेत्रों में जाकर स्वयं करते हैं, या यूँ कहें कि पक्षकारों के आसपास या उनके घरों तक पहुंचकर न्याय प्रदान करते हैं। इससे नागरिकों को शीघ्र और सस्ता न्याय मिलता है। ब्रिटेन और अमेरिका में दोहरा न्यायालय हैं और भारत में भी ऐसी व्यवस्था जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो कोर्ट्स होते हैं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो कोर्ट्स होते हैं वो दोहरा न्यायालय की श्रेणी में या सर्किट न्यायालय की श्रेणी में आते हैं। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार का न्यायिक संगठन विभिन्न देशों में पाया जाता है। ये मुख्य रूप से मिला जुला न्यायिक संगठन जो करीब करीब सभी देशों में देखा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यायपालिका के कार्यों पर चर्चा करेंगे।